16 नंबर सेशन देखते हैं, आते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। और ये क्वेश्चन इस बार बिहार सचिवालय में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिहार में आपका 2 अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था 1922 में और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था गया में। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गया में और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, चित्तरंजन दास। कितने नंबर का, ये कितने नंबर का सेशन था, ये था आपका 37 नंबर का। वहीं याद रखेगा एक ठो और हुआ था, वो कितने नंबर का था, वो था आपका 27 नंबर का। कब हुआ था, 1912 में। कहाँ हुआ था, बांकीपुर। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, RN माधोलकर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। कितनी बार हुआ था, तो लगभग 10 बार हुआ था। और देखें एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता गांधी जी किए थे, कब और कहाँ हुआ था, तो 1924 में। कहाँ हुआ था, बेलगांव। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी। याद रखिएगा। देखिएगा दादा भाई नेहरू ये 3 बार अध्यक्षता किए थे। कितने बार, 3 बार। यहाँ पे देखिएगा दादा भाई नेहरू जी, इनके द्वारा 3 बार अध्यक्षता किया गया था। कब, तो 1886, 1893 और आपका 1906। ठीक है, 1886, 1893 और 1906 में अधिवेशन कौन किए थे, दादा भाई नेहरू जी। और एक याद रखिएगा नेहरू जी के बारे में, ठीक है, नेहरू जी भी आपका 3 बार अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कब किए थे, 1929 का लाहौर अधिवेशन और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरा 1936 में, ठीक है, और तीसरा 1937 में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्यों, क्योंकि एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। आगे आइएगा, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, सब डिवीज़न। देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है, जो अगर देखो सबसे पहले छोटा सा देखते हैं, जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा सा पार्ट कौन होता है, सेल। एक सेल के ग्रुप का मतलब कुछ सेलों के ग्रुप का क्या बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है बॉडी। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि पहले सबसे छोटा क्या होता है, गाँव। ठीक है, गाँव। कुछ गाँव को मिला के क्या बनता है, पंचायत। ठीक है, कुछ गाँव को मिला के क्या बनता है, पंचायत। ठीक है, कुछ पंचायत को मिला के क्या बनता है, ब्लॉक, जिसको क्या कहा जाता है, प्रखंड। ठीक है, और बिहार में ब्लॉक की संख्या कितनी है, यह है आपका 534। और देखिएगा ये जो ब्लॉक का जो मेन ऑफिसर होता है उसी को कहा जाता है BDO। ठीक है, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद देखिएगा कुछ ब्लॉक को मिला के क्या बनता है, ये बनता है आपका अनुमंडल। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सब डिवीजन। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 101। आगे देखिएगा कुछ अनुमंडल को मिला के क्या बनता है, मंडल। कुछ अनुमंडल को मिला के बनता है मंडल। और इसी मंडल को क्या कहा जाता है, जिला। ठीक है, जिला। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38। बिहार में जिलों की संख्या है 38। कुछ मंडल को मिला के क्या बनता है, तो ये बनता है आपका प्रमंडल। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, 9। ठीक है, देखना आगे देखिएगा कुछ मंडल को मिला के क्या बनता है, राज्य। ठीक है, कुछ राज्य को मिला के क्या बनता है, देश। कुछ देश को मिला के क्या बनता है, महादेश। कुछ महादेश को मिला के क्या बनता है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट नहीं, आपका प्लैनेट हो जाएगा, प्लैनेट से और मंडल, मतलब हम लोग छोटा से बड़ा की ओर देखें। चलिए आइएगा यहाँ पे कुछ और एडिशनल फैक्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देखें, तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा होता है गांव। कुछ गांव को मिला के क्या बनता है, पंचायत। कुछ पंचायत को मिला के बनता है ब्लॉक की संख्या कितनी है, 534। ब्लॉक का जो प्रमुख होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कुछ ब्लॉक को मिला के क्या बनता है, अनुमंडल, सब डिवीजन ऑफिसर। और इसी का मेन क्या होता है, SDO।
DO सब डिवीज़न ऑफिसर, इसकी संख्या कितनी है 101। और देखिएगा कुछ अनुमंडल को मिला के क्या बनता है मंडल, और इसी को क्या कहा जाता है जिला। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है 38। आगे देखिएगा कुछ मंडल को मिला के या कुछ जिलों को मिला के क्या बनता है प्रमंडल। और देखिएगा ये जो मंडल होता है इसको डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और इसका मेन क्या होता है DM, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कुछ प्रमंडल देखिएगा बिहार में आपका 9 प्रमंडल, कौन कौन सा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा पटना, सारण, मगध, मुंगेर, ठीक है, पटना, सारण, मगध, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी। 9 हो गया। क्या क्या हम लोग देखें सारण, मगध, मुंगेर, पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, ये 9 क्या हो गया प्रमंडल। मतलब बिहार जो है आपका टोटल कितने प्रमंडल में बटा हुआ है 9 प्रमंडल में। और प्रमंडल को मिला के क्या बनता है राज्य को मिला के क्या बनता है देश से हो गया आपका महादेश। चलो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया 101। बिहार में टोटल कितने अनुमंडल हैं 101। यहाँ पे आपको बहुत सारा फैक्ट मिल गया जो कि आपका क्रम भी बता दिया छोटा से बड़ा की ओर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अब देखो मुख्य भूमि मतलब क्या, जैसे ये भारत का क्या होगा दक्षिणतम बिंदु। अगर मुख्य भूमि बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये, अगर मुख्य भूमि नहीं बोलेगा तो ये अंडमान निकोबार वाला और ये आपका लक्षद्वीप वाला। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। जी हाँ बिल्कुल सही है। और ये कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। आगे देखिएगा इंदिरा पॉइंट जो है आपका, इसी को क्या कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। क्या ये हो सकता है इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे होगा यहाँ पर कौन सा सागर है, तो यहाँ पे होता है आपका बे ऑफ बंगाल। वही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका अरब सागर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हिंद महासागर। तो आप खुद देखो और देखो क्या आपको दिख रहा है कि अरब सागर भी, हिंद महासागर भी और बे ऑफ बंगाल, इन तीनों का पानी कहाँ पे मिल रहा होगा यहाँ पे। तो इसका भी आंसर कन्याकुमारी ही होना चाहिए था ना। मतलब कि कन्याकुमारी यहाँ पे होता तो सही हो जाता कि कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। क्या पूछा इनमें से सही बताना है, कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा केवल एक सही है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ये भारत का मुख्य भूमि अगर नहीं रहेगा, बस रहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब इंदिरा पॉइंट होगा। और अगर मुख्य भूमि ऐड कर दिया तो क्या होगा कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिम वाला बिंदु सरक्रिक या गुहार माथा कहाँ गुजरात में। चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तन का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। ये देखिएगा कलकत्ता से हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को हुआ था। किसके द्वारा, तो युगल किशोर शुक्ला द्वारा किया गया था। किसका, उदंत मार्तन का। इंपॉर्टेंट है हिंदी समाचार पत्र, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या हो जाएगा उदंत मार्तन। और देखिएगा आगे जाकर 4 दिसंबर 1827 को इस पेपर को बंद भी कर दिया गया था। किसको, तो ये हो जाएगा आपका उदंत मार्तन को। आगे देखिएगा फिर 1850 में समदंत मार्तन चालू किया गया था। 1850 में समदंत मार्तन क्या किया गया था, ये पेपर आपका स्टार्ट किया गया था। और इसीलिए देखिएगा 30 मई को पहली बार हिंदी का पत्रिका चालू किया गया था। इसलिए इसको हिंदी पत्रकारिता दिवस भी क्या मनाया जाता है 30 मई को क्या मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 14 जुलाई 1969। कब, तो 14 जुलाई 1969 को। किसके टाइम पीरियड में, तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में कितने बैंकों को, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब क्या, सरकारी कर देना निजी बैंकों को। वहीं देखिएगा 1980 में बाद में फिर 6 बैंकों का 1980 में 6 बैंकों का क्या किया गया था,
ये किया गया था आपका राष्ट्रीयकरण, मतलब टोटल कितना राष्ट्रीयकरण किया गया था, 20 बैंकों का। और आज देखो धड़ल्ले से क्या हो रहा है, सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी अगर पूछता है कि भारत में टोटल कितना सार्वजनिक बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, तो इसका नंबर है 12। जैसे आपका SBI हुआ, PNB हुआ, यूको बैंक हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, और क्या केनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सब क्या है आपका सरकारी बैंक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले ये आपका एक सैन्य संगठन है। सैन्य संगठन हम लोग जानते हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन में जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका रीजन एकमात्र क्या है, नाटो। देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। अभी कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य। नवीनतम कौन है? तो नवीनतम है आपका फिनलैंड। नया वाला कौन है? यह है आपका फिनलैंड। और क्या देख सकते हैं? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग? इसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए ब्रुसेल्स ही हो जाएगा। जेनेवा में देखते हैं तो यहाँ पे WTO, WHO, ILO, इस सबका मुख्यालय कहाँ है? यह है आपका जेनेवा में। चलिए नैरोबी में देखते हैं तो UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है आपका नैरोबी में। और लुसाने में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अम्ल वह पदार्थ है जो ये क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अम्ल देता है। और वहीं पे बात कहते हैं OH- आयन कौन देता है? ये देता है आपका क्षार। ठीक है, क्षार। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? अम्ल। जैसे देखिएगा अम्ल का बात करिएगा तो देखिएगा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल। और इसी को कौन सा अम्ल कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के भी जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। और देखिएगा जैसे अम्ल जो है आपका ये नीला लिटमस को क्या करता है? ये आपका लाल कर देता है, लाल। ठीक है। और वहीं पे देखिएगा क्षार के बारे में, बेस के बारे में, ये क्या करता है? ये लाल लिटमस को क्या कर देगा? तो ये कर देगा आपका नीला। जैसे अगर pH स्केल होता है, ठीक है, तो ये होगा आपका अगर 0 से लेके यहाँ पे 7 और ये आप हो जाएगा आपका 14। 0 से लेके 7 तक क्या है? ये है आपका अम्ल। ठीक है। 7 पे क्या होता है? ये होता है आपका लवण, मतलब न्यूट्रल। और 7 से 14 के बीच क्या होता है? ये होता है आपका क्षार। pH स्केल, इसका इन्वेंशन कौन किया था? P.H. सोडेंसन द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो देखिएगा अगर बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय मतलब क्या हो गया? उष्ण मतलब होता है गर्म, कटिबंधीय मतलब क्या हो गया? क्षेत्र। तो देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कटिबंध, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कन्फ्यूज नहीं होना है, शुष्क वाला हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो हो जाएगा मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक ये पाया था। मतलब भारत में मैक्सिमम यही आपका पेड़ पौधा पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय उष्ण पर्णपाती वन। देखो अगर भारत का तुम लोकेशन देखोगे, मैप देखोगे, तो दक्षिण भारत में क्या मैक्सिमम गर्मी ही पाया जाता है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे क्या होगा? तो उधर आपका ठंडा पाया जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। भारतीय मानक समय निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय कितने को कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि किस रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। देखिएगा कितने राज्यों से गुजरता है? तो आप ऐसे याद रखिएगा, यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और हो जाएगा आपका MP से ही कौन अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। मतलब यही पांचों राज्यों से कौन सा समय गुजरता है? तो ये हो जाएगा भारतीय मानक समय रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा नहीं गुजरती है, दे रहा है ना,
तो देखो मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, नहीं किसे गुजरता है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। वहीं देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरता है, हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, कितने राज्य से, 9 राज्य से। किसको कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मकर रेखा। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी, तो क्या हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त। कहाँ किया गया था, पटना में। भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। वहीं देखिएगा भारत माता की पहली फोटो किसने बनाई थी, भारत माता की, तो हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविंद्रनाथ ठाकुर, और इसका आंसर क्या होगा, भूपेंद्र नाथ दत्त। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जैसे देखिएगा, पहले तो अनुसूची में आइए कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है, तो पहले 8 था, 4 को बाद में जोड़ा गया। इट मीन्स कि अब कितना हो गया, तो अब हो गया आपका कितना, 12। चारों के बारे में एकदम शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। चारों कब जोड़ा गया, तो एक तो आपका जोड़ा गया पहला संशोधन से। पहला संशोधन कब किया गया, 1951 में। उसके बाद देखिएगा फिर कब जोड़ा गया, तो 52वां संशोधन से। कब किया गया, 1985 में। उसके बाद देखिएगा 73वां संशोधन से, कब हुआ था, 1992-93 के बीच में। और 74वां संशोधन से एक और जोड़ा गया 1992-93 में, ये भी किया गया था। ठीक है, जो पहला था ये भूमि सुधार से संबंधित था, दूसरा दल बदल से संबंधित था, तीसरा पंचायती राज से संबंधित था, 74वां नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित था। टोटल देखो कितना हो गया, 8 4 12। अब यहाँ पे बात कर रहा है भाषा का, तो किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, तो देखिएगा यहाँ पे किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में भाषा का किया गया है, ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची। पहले कितना भाषा था, पहले ओनली आपका 14 भाषा था, पहले 14 भाषा था। बाद में संशोधन कर करके जोड़ा गया। तो देखिएगा 21वां संशोधन कब किया गया, 1967 में। इसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया, सिंधी। ठीक है, टोटल में देखो 14 था, तो एक बढ़ा, कितना हो गया, अब हो गया आपका 15। उसके बाद आइएगा 71वां संशोधन कब किया गया था, ये आपका किया गया 1992 में। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया, तो शॉर्ट में याद रखना, नमक। कौन सा भाषा, तो ये हो जाएगा आपका नेपाली, मणिपुरी और एक हो जाएगा आपका कोंकणी। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 15 3 18 भाषा। ठीक है, अब देखो 4 भाषा और जोड़ा जाएगा कब, तो ये हो जाएगा आपका 52वां संशोधन 2003 में। ठीक है, कौन सा भाषा जोड़ा गया था, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और एक हो जाएगा आपका क्या, संथाली। देखो 18 4 क्या हो गया, 22। इसका मतलब कि अब हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, तो अब हो जाएगा क्या, 22। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, कि बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, लास्ट में जोड़ा गया था 52वां संशोधन से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है, ये हो जाएगा आपका गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ में कितना प्लेयर होता है, 4 प्लेयर, और आपका बंकर शब्द जो है आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। वहीं देखिएगा सबसे ज़्यादा प्लेयर किस में होता है, रग्बी फुटबॉल में। कितना प्लेयर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 15। क्रिकेट में, फुटबॉल में, इसमें कितना होता है, इसमें होता है आपका 11। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हम लोग देखिएगा यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, जैसे देखिएगा ऑल ओवर में, हम लोग मनुष्य को ऐड नहीं कर रहे, ऑल ओवर में सबसे बड़ी कोशिका, ऑल ओवर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं होगा, मतलब अंडा में पाया जाता है। क्या, सेल का बात हो रहा है यहाँ पे। वहीं पर देखिएगा सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, ऑल ओवर में तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्म।
ठीक है। अब ये तो हो गया ऑल ओवर में। अब मनुष्य में आते हैं, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवम। क्या होगा, ओवम, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अंडाणु। और ये किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फीमेल में, महिला में पाया जाता है। दूसरा देखिएगा सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका स्पर्म, ठीक है। और ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्राणु। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मेल में, ठीक है। अब देखो ये बड़ी हुआ, ये छोटी हुआ, बड़ी और छोटी में उसके बाद एक और याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका तंत्रिका कोशिका। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका ब्रेन में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना, क्वेश्चन इससे बहुत आता है। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा था, सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया ही नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बड़ी में बोलेगा तो ओवम होगा, लंबी रहता तब हम लोग तंत्रिका कोशिका लगाते, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया, तो देखिएगा ऐसे उनको महात्मा बहुत लोग बोले था, राजकुमार शुक्ल बोले थे और भी कुछ लोग बोले थे, लेकिन बस बोलने से नहीं होता है। रविंद्रनाथ टैगोर वो अपने बुक में महात्मा गांधी का नाम महात्मा लिखे थे। और किसके बाद, तो चंपारण सत्याग्रह का जो मतलब एकदम से सक्सेस टाइप का हुआ था, मतलब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के कारण सक्सेस हुआ था, तो इन्हीं के बारे में एक बुक लिखा गया। वो रविन्द्रनाथ टैगोर एक बुक लिखे थे और उसमें गांधी जी के नाम के पहले क्या ऐड किए थे, महात्मा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि गांधी जी को महात्मा कौन बोला, तो ये बोला था कौन, R.N. टैगोर। वहीं देखिएगा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बोस के द्वारा कहा गया था। और देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को और देखिएगा ये तो महात्मा गांधी का बात हुआ। वहीं देखते हैं गुरु का उपाधि किसको दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा, गुरुदेव का, ठीक है, गांधी जी के द्वारा R.N. टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई। वहीं देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, ये कहा था हिटलर, ठीक है, कौन कहा था, हिटलर। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत में कौन मुगल शासक था, हम लोग शायद कल देखे थे इसके बारे में, क्या ये हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। हम लोग जानते थे कि ईरानी आक्रमण, नादिर शाह जिसको एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता था, ईरान का रहने वाला था, 1739 में भारत आया था और बहुत तबाही मचाया, बहुत ज़्यादा पैसा लूटा और क्या लेके भाग गया था, मयूर सिंहासन में लगा हुआ कोहिनूर जो था वो कौन लेके चला गया था, तो ईरानी आक्रमणकारी कौन, नादिर शाह ही ले गया था। किसके टाइम पीरियड में आया था, मोहम्मद शाह रंगीला। और इससे युद्ध भी हुआ था जिसको करनाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध, करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो रंगीला भाई साहब और नादिर शाह के साथ हुआ था, ठीक है। चलो इसके बारे में देखें तो ये आपका उत्तर मुगल बादशाह था, ठीक है। 1707 के बाद जो भी आया था वो उत्तर मुगल काल का बादशाह कहलाया था। पहला कौन था, बाबर, उसके बाद अकबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हम लोग जानते हैं गैम्बूसिया मछली, ठीक है, क्या, तो गैम्बूसिया मछली जो है आपका किसी भी कुआं और तालाब में अगर मच्छर होता है उसका संख्या को कम करने के लिए किसको लाया जाता है, तो ये लाया जाता है गैम्बूसिया मछली को, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या होगा, गैम्बूसिया, इसको मॉस्क्यूटो फिश भी कहा जाता है, मॉस्क्यूटो फिश किस में आता है, तो ये आपका मत्स्य वर्ग में आएगा, मत्स्य वर्ग में। जैसे देखिएगा एक शार्क का नाम सुने होंगे, ठीक है, शार्क भी क्या है, तो एक प्रकार की मछली है, इसको डॉग फिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉग फिश। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हड्डी नहीं होती है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा आइएगा हिप्पोकैम्पस, इसको क्या कहा जाता है, सी हॉर्स कहा जाता है, सी हॉर्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, समुद्री घोड़ा, एक प्रकार का क्या है, ये मछली है
और सबसे धीरे चलने वाली मछली, सबसे धीरे चलने वाली मछली। और देखिएगा जैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली, जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों मछली नहीं है। समुद्री सिंह ये दोनों मछली नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो सबसे विषैली मछली किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पाषाण मछली को। पाषाण मछली इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोन फिश। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो गया इसका? सी। आइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन राजा राम मोहन राय के कार्यों से जुड़ा नहीं है? तो देखिएगा सती प्रथा का विरोध इनके द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। एकेश्वरवाद मतलब एक ही भगवान पे विश्वास करो, सब पे नहीं, इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करो। एकेश्वरवाद पे इनका था। विधवा विवाह पे प्रतिबंध वो किए थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा नाम आता है ईश्वर चंद विद्यासागर का। ईश्वर चंद विद्यासागर का। ये जो आपका राजा राम मोहन राय हैं, इन सबसे ज़्यादा सती प्रथा को बैन किया था और इन्हीं के हेल्प से 1829 में फाइनली कानून बन गया था कि अब सती प्रथा नहीं किया जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। ठीक है, एकेश्वरवाद पे काफ़ी बल दिए थे, पश्चिमी सभ्यता को भी बढ़ाए थे, इंग्लिश शिक्षा को काफ़ी ये दिए थे तवज्जो। इनका जो मृत्यु है कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। वहाँ ये अकबर टू के कुछ काम से गए हुए थे और वहीं पे क्या हुआ था? मेनिंजाइटिस बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो देखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है? तो ये हो जाएगा आपका मैगी नॉट रेखा। वहीं पे देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं अपने भारत के बारे में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। देखिएगा भारत और पाक क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। और देखिएगा भारत और चाइना के बीच क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं जैसे देखिए 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा रेखा है? तो ये है आपका 49वीं समांतर रेखा। और देखिएगा 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो ये हो जाएगा उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के बीच में। उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सा रेखा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 38वीं समांतर रेखा। और देखिएगा मेनर हिम रेखा किसके बीच है? तो ये है आपका रूस और फिनलैंड। मेनर हिम रेखा ये है आपका रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है? तो यह है आपका मेनर हिम रेखा। एक और देखिएगा ओडरनीस रेखा। कौन सा रेखा? ओडरनीस रेखा। ये किसके बीच है? देखिएगा, देखना अभी जो नाम आ रहा है ना, जैसे देखो रूस हो गया, फिनलैंड इधर हो गया, रूस और फिनलैंड ये सब क्या हो गया? ये सब आपका यूरोपीय कंट्री हो गया। और ओडरनीस हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, किसके बीच हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा आपका ओडरनीस रेखा। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 में। लास्ट 2 क्वेश्चन। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? मतलब चैप्टर कह सकते हो। ये हो जाएगा आपका 8। देखिएगा जैसे कल्हन द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? राज तरंगिणी। इससे क्या? तो कश्मीर का इतिहास किससे मिलता है? तो ये मिलता है आपका कल्हन की राज तरंगिणी से, जो 8 पार्ट में बटा हुआ था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जैनुल आबदीन को। और देखिएगा कश्मीर में कितने वंश ने शासन किया था? तो काडकोट, उत्पल और हो जाएगा आपका लोहार। ठीक है, अभी देखें तो जम्मू कश्मीर के अभी एलजी कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी। आइएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट में 20 नंबर में क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बिहार के सीएम कौन? नीतीश कुमार के द्वारा क्या लिखा गया है? सियासत में सदस्यता। जैसे ओम बिरला के बारे में देखिएगा, ये कौन है? अभी लोकसभा के
स्पीकर या अध्यक्ष कौन है ये है आपके ओम बिरला। और देखिएगा विधानसभा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी। वहीं देखिएगा विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, चलिए ये हुआ। और कुछ हम लोग देख लेते हैं बिहार के बारे में। जैसे देखिएगा बिहार, यहाँ पे बिहार में राज्यसभा से कितने मेंबर जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। लोकसभा से कितने लोग जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 40। विधानसभा में कितने मेंबर हैं, 243। विधान परिषद में कितने मेंबर हैं, तो ये हो जाएगा आपको क्या 75। चलिए इतना याद रखिएगा बिहार के बारे में। बाकी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे बिहार के बारे में सब कुछ, कितना जिला है बिहार में, 38 जिला। नवीनतम अरवल किससे लगा हुआ, जहानाबाद से। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, उसको भी प्रॉपर वॉच करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।